जब तक इंसाफ नहीं तब तक कश्मीर में टारगेट किलिंग नहीं रुकेगी। हैरान कर देने वाला बयान है ये, हैरान कर देने वाला। आपको भरोसा नहीं होगा, ये बयान जो दिया है 11 साल तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला का है, भारतीय संविधान की शपथ लेने वाले एक सांसद का है। ये बयान सुनिए, तय करिए, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 60 घंटे में 3 हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई है। फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया कि भाई ये सब क्यों रहा, कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा ये सब तो होता रहेगा ना। सुनिए आप। कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि आप बहुत कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेवार कौन है बताइए मुझे। पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिए, बदल दिया। अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर पंडित बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत बेहतर, मुझे तो नहीं दिखता। ये बयान एक बार फिर से सुनाइए, बयान एक बार फिर से सुनाइए, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप जानते हैं फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं उसका मतलब समझिए। वो ये कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक टारगेट किलिंग होती रहेगी। इंसाफ, आतंकियों के पास एक वजह है भाई, उनके भाव को समझिए। वो कह रहे हैं आतंकवादी जो बेचारे हालात के मारे हैं, आतंकवादी बेचारे हालात के मारे हैं, उनको इंसाफ चाहिए भाई। सुनिए एक बार ये वाला बयान फिर से सुनाइएगा, जो वो कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक, किसके इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं वैसे फारूक अब्दुल्ला, जब तक इंसाफ नहीं तब तक टारगेट किलिंग जारी रहेगी। ये बयान एक बार फिर से सुनाइए। कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि आप बहुत कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है। मेरी क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेवार कौन है बताइए मुझे। पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिए, बदल दिया। अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर पंडित बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत बेहतर, मुझे तो नहीं दिखता। अब्दुल्ला का ऐसे वक्त में आया है जब पिछले 60 घंटे में मैंने आपको बताया एक कश्मीरी पंडित समेत 3 लोगों की टारगेट किलिंग हो चुकी है। टारगेट किलिंग। शोपियां में कृष्ण भट्ट की हत्या की गई। कश्मीर में काम करने वाले कानपुर के 2 लोगों को, मुनीश और रामसागर को बम से उड़ा दिया गया। और फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिल रहा ना, ये सब तो होगा, इंसाफ हो जाएगा तो ये सब बंद हो जाएगा। आप किसके लिए इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं? आतंकवादियों के पास एक वजह है भाई, वो क्यों मार रहे हैं, आप उनकी वजह को समझिए। इंसाफ तो कश्मीरी पंडितों के साथ भी नहीं हुआ इतने सालों तक, उन्होंने हथियार उठा लिए थे क्या? फारूक अब्दुल्ला ऐसे वक्त में ऐसा बयान दे रहे हैं जब इंसाफ नहीं तब तक टारगेट किलिंग नहीं रुकेगी। इसके अलावा जब दूसरे राज्य के लोगों को कश्मीर में चुन चुन कर मारा जा रहा है, तब फारूक अब्दुल्ला बारियों पर ही सवाल उठा रहे हैं कि भारी आते क्यों है भाई, यहां आ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं। सुनिए आप, हैरान कर देने वाला। संवैधानिक पद पर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद, सुनिए आप उनका बयान। जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो बाहरी हैं वो यहां पर अगर बस जाते हैं, चीजों पर कब्जा हो जाता है, वो समान चीजें हो जाती हैं, वो एक तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। इसलिए सवाल है कि फारूक अब्दुल्ला किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं भाई, किसकी वकालत कर रहे हैं? आतंकवादियों के लिए टारगेट, आतंकियों के टारगेट पर कश्मीरी पंडित हैं, लेकिन उनके टारगेट पर कौन है? जफर इस्लाम है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और ललित अंबरदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री भी किसी भी वक्त जुड़ेंगे, लेकिन जफर इस्लाम सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू कर रहा हूं। ये जस्टिफिकेशन नहीं है क्या टारगेट किलिंग का, जफर इस्लाम? देखिए, वही तो आर्किटेक्ट थे। ये पूरा जो कश्मीर जो आतंकवादी संगठनों का जो गढ़ बन गया, उसका आर्किटेक्ट कौन था? फारूक अब्दुल्ला थे। फारूक भाई, मैं आपके पास आता हूं, आपको ऑडियो अभी वीडियो नहीं है, मैं आपके पास आता हूं, एक मिनट मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं वीडियो ठीक करा रहा हूं सर आपका। अब आप क्लियर है, अब आप बोलिए, शायद आपके ऑडियो अब आएगा। बोलिए सर, अब आप बोलिए जफर भाई। देखिए, मैं फिर से वापस उसी चीज को दोहरा रहा हूं कि देखिए, इस पूरे आतंकवाद जो शुरू हुआ है कश्मीर में, वैली में, उसका जो आर्किटेक्ट है वो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला जी है। फारूक अब्दुल्ला जी के समय से ही शुरू हुआ है, और उसके सरगना कोई भी हुआ हो, लेकिन उसके पीछे जो प्रोत्साहन देने का काम जो है फारूक अब्दुल्ला जी ने दिया है। इतिहास उठा के देख लीजिए ना, जिस तरह से उन्होंने कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले लोगों के साथ खड़े रहे, आज भी खड़े हैं, आज भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। उससे क्या समझ में आता है? अरे भाई, 370, और आपको दिख नहीं रहा कि पिछले 10 साल उस वक्त का देखिए जब जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज की सरकार के समय देखिए कि आतंकवाद कितना कम हुआ है, कितनी घटनाएं होती थी। 9000 घटनाएं हुई थी 10 सालों में। आज देखिए जरा से कितनी घटनाएं हो रही हैं।
3000 घटनाएं हुए पिछले 8-9 सालों में। इससे समझ में आता है कि वहां तो बेहतर हालात, लेकिन जिनका पूरा उनको लगता था कि वो कश्मीर उनका है, आज उनके हाथ से निकल गया, इसलिए कि वहां की जनता जो है इनको कहीं ना कहीं साइडलाइन करके आगे देश की तरफ बढ़ रही है। इसलिए इनको इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं ताकि वहां को लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश करें। आप देखिए, अभी थोड़े दिन पहले आदरणीय गृह मंत्री जी गए थे वहां पर। पूरे इतिहास में कश्मीर में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इतने सारे लोग एक साथ उमड़ के आम जनता आई हो। क्यों? इसलिए कि उनका विश्वास जो है हमारी सरकार में है, उनका विश्वास है देश की सरकार में, उनका विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी में कि यही सरकार जो है उनको इस आतंकवाद के जो जहन्नुम से निकाल के बाहर ले जाएगी। ठीक है लेकिन जफर भाई, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, इस तरह के लोग नहीं चाहते हैं इरफान हाफिज लोन कि वहां पर इंसाफ नहीं तो टारगेट किलिंग होती रहेगी क्या? इंसाफ नहीं तो टारगेट किलिंग होती रहेगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो उनका पूरा बयान आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी कहा उसमें कि 370 आप जो सरकार का माना था हटाएंगे, स्टेट का विभाजन किया, स्टेटहुड छीन ली, जिस दिन 370 हटाने का फैसला किया, असंवैधानिक गैर जमहूरी तरीके से हमें जेल में डाल के, पूरे कश्मीर को कर्फ्यू में डाल के, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर को, तो उस पे आप भी तब बहुत चिल्लाते थे कि भाई अब कश्मीर समस्या का समाधान हो गया, कश्मीर में शांति होगी, विकास होगा, बिल्कुल कोई वायलेंस नहीं होगी। उसके बाद आप देख रहे कि हालात 90 से जैसे फिर यहां पर हो रहे हैं। आपको फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, अगर वाकई ही आप चाहते हैं तो आप सरकार से प्रश्न पूछिए, कहां है सिक्योरिटी लैब्स, क्यों ऐसा हो रहा है, कौन लोग ये कर रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है, और सरकार से पूछे कि आप कहते थे कश्मीर में 370-35 से हट जाएगा, सब सामान्य होगा, क्या हो रहा है कश्मीर में? आपने देखा यहाँ पर कैसे हालात 90 से भी बदतर हो रहे हैं। उस पे आप सरकार से पूछिए ना, केंद्र सरकार से पूछिए। डॉक्टर फारूक साहब ने क्या कहा, जवाब देना चाहता हूं। उस भारत सरकार आ रहा हूं जफर भाई, आ रहा हूं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जो जफर साहब कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता साहब, इनसे पूछिए, अगर फारूक अब्दुल्ला आप कह रहे हैं कि वो इसके आर्किटेक्ट है, तो वो मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री, मैं आ रहा हूं जफर भाई, मेरे साथ फिल्मकार डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री इस वक्त एक्सक्लूसिव लाइव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकाला। ये क्या स्टेटमेंट है सर? आपने तो कश्मीर फाइल बनाई, आपने तो सारा सच दिखा दिया, क्या स्टेटमेंट क्या है ये? मतलब इंसाफ नहीं होगा तो टारगेट किलिंग होती रहेगी, ये जस्टिफाई कर रहे हैं वो, या वो किसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं? विवेक भाई, किसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं वो? नहीं, वो देखिए, आप पहले इसकी राजनीति समझिए अंदर की क्या है। 370 हटने के बाद ये लोग तिलमिला गए, जैसे कि यूं समझ ली कि मोहल्ले में कोई गुंडा है और वो रोज रात को जब सब सो रहे हैं तो वहां जाके घरों में कुछ तोड़ दे, कुछ आग लगा दे, और अगले दिन सुबह उठ के बोले कि पुलिस इसको ठीक क्यों नहीं करती है। इनके दो रूप हैं, आपने सुना होगा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, मैं कहूंगा सांप के दांत दिखाने के कुछ और, काटने के कुछ और। ये क्या करते हैं कि वहां पे लोगों को भड़काते हैं। इनका पूरा ये कि किसी भी तरह से हिंदू पॉपुलेशन के लोग वहां नहीं आने चाहिए, इसीलिए डेमोग्राफी के खिलाफ है। ये जो अब्दुल्ला साहब हैं और जो ये इनकी पूरी जो जमात है, ये लोग वहां लोगों को भड़काते हैं, टेररिस्ट लोगों को शह देते हैं, एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, उन लोगों को प्रवोक करते हैं कि वो जाके लोगों को मारे, और जब वो करते हैं तो पीठ पीछे उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी किसी हिंदू को वहां मारा जाता है, ये लोग पीठ पीछे, आप किसी भी कश्मीरी से पूछ लीजिए जाके, उसकी बड़ी वाहवाही करते हैं और उसको बड़ा अच्छा दर्जा देते हैं। लेकिन जब टीवी शीवी में आते हैं, अलग तरह की बातें करते हैं। और इनके मुंह से गलती से निकल गया कि ये मौतें रुकेंगी नहीं, क्योंकि 370 के बाद जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट है। इनके सारे नेता खुल के बोलते हैं। क्या डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं। एक जगह जो पूरी तरह से 100% हिंदू स्कॉलरली, एकेडमिक और एक होली जगह थी, आज वहां पे हिंदू ही नहीं है। तो अगर वो हिंदू वहां वापस जा रहा है तो डेमोग्राफिक चेंज क्या है? तो डेमोग्राफिक करेक्शन है। ये डेमोग्राफिक करेक्शन के खिलाफ है, ताकि वहां पे इनकी आतंक से फैलाई मजहबी सल्तनत चलती रहे। और इसको एक्सपोज करना, वो हर आदमी जो शांति पसंद है, जो ह्यूमैनिटी के साथ है, जो भारत के साथ खड़ा है और भारत के सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जो नहीं उठा रहा है, सर प्लीज एक लास्ट,
सरकार की 100 गलतियां मैं मानने को तैयार हूं, सरकार कुछ नहीं कर रही, पर भाई आप अपने मोहल्ले के लोगों को क्यों भड़का रहे हैं कि तुम बंदूकें लेके निकलो? आप क्यों अपने मोहल्ले के लोगों से नहीं कहते हाँ भाई अगर हिंदू लोग यहाँ काम करने आ रहे हैं तो इनको प्रोटेक्शन देना, सिक्योरिटी देना हमारा धर्म है। विवेक एक मिनट रहिएगा, मैं एक स्टेटमेंट सुना रहा हूं जो भी आपने जिक्र किया ना बाहरी लोगों को लेकर, वो बाहरी लोगों को लेकर क्या कह रहे हैं, एक बार वो फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट जो हम सुना नहीं पाए थे वो एक बार फिर से हम सुना देते हैं, एक बार आप सुनिएगा, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि इंसाफ जब तक नहीं होगा तब तक टारगेट किलिंग होती रहेगी, ये तो बोला बाहरी लोगों को लेकर, बोला कि बाहर के लोग आ जाते हैं और यहाँ उनको सब दे दिया जाता है, वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो मरेंगे भाई। एक बार सुना दीजिए एक बार वो स्टेटमेंट, विवेक रहिएगा, मैं स्टेटमेंट में सुना देता हूँ। कभी बंद नहीं होगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। और इसको बंद करने के लिए जितनी भी शोर करते हैं, ये कहते हैं कि जब बहुत कहते थे पहले 370 से ये हो रहा, आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है, इसके जिम्मेवार कौन है बताइए मुझे। पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि हालात हमने बेहतर कर दिए, बदल दिया। अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर ये पंडित बेचारा मारा नहीं जाता। उनको दिखता नहीं है ये टारगेट किलिंग जो हो रही है, फिर कैसे है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है। कई चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों के लिए आप मुश्किलें आ रही हैं। आप देखिए शराब के ठेके भी बाहर वालों को दे दिए हैं, माइनिंग के ठेके भी बाहर वालों को दे दिए हैं, अब एक टूरिज्म सेक्टर था उसको भी वो बाहर वाले ले जा रहे हैं। तो यहाँ के लोग करेंगे क्या? हमारे बच्चे जाएंगे कहाँ? तो भुखमरी होगी तो कहाँ जाएंगे? इसी तरह सरकार को सोचना चाहिए। भाई सोचिए भाई, समझिए भाई, यहाँ के लोग करेंगे क्या? मारेंगे ही ना, टारगेट किलिंग करेंगे, मार रहे हैं बेचारे, क्या गलती है उनकी? मतलब ऐसा बयान तो मेरे को यार आखिरी बार सुना नहीं होगा। वो कह रहे हैं यहाँ के लोग क्या करेंगे भाई, उनका काम छीना जा रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे मारेंगे ही तो सही, बच्चे मार रहे हैं लोगों को, बच्चे टारगेट किलिंग कर रहे हैं, इनके बच्चे मार रहे हैं बच्चे। काम विवेक भाई ये तो ऐसा बयान तो मैंने नहीं सुना इससे पहले, वो तो पूरा जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो कई बार सुने इन लोगों के, इनके पुत्र के, इनके साथियों के। आप यकीन नहीं करेंगे, जब टेररिस्ट लोग गांव से यहाँ पे आते थे तो उनको शरण जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, वहां दी जाती थी। तो एनीवे लास्ट में मैं जाने के पहले एक ही बात कहूंगा, जिस इंसाफ की बात कर रही है, इंसाफ है क्या? इनके साथ तो कोई ना इंसाफी नहीं हुई, अब्दुल्ला के साथ या उनके बेटों के साथ। इनका मतलब है इंसाफ से, इनका मतलब है कि कश्मीर को पूरी तरह से भारत से काट दिया जाए और वहां पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कश्मीर बनाई जाए, उसको ये इंसाफ बोलते हैं। और कोई भी हिंदू वहां पे आए तो एज अ टूरिस्ट आए, इनको पैसे देके जाए, लेकिन रहने के लिए नहीं जाए। इनकी नजर में ये इंसाफ है, उसी इंसाफ की बात करते हैं। जब तक वो इंसाफ नहीं मिलेगा ये गोलियां चलवाएंगे। और जो गोलियां चलती हैं, इनके पीछे फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, इस बात को बच्चा बच्चा कश्मीर में जानता है। मैं खुले आम नेशनल टीवी में बोल रहा हूं बिना किसी हिचक के, अगर इसको ये उल्टा साबित करके बता दें तो मैं इनके सामने इनको शत शत नमन करूंगा। ये भड़का रहे हैं। धन्यवाद। आप एक आखिरी सवाल, भड़का रहे हैं या आप कह रहे हैं भड़का रहे हैं? भड़का नहीं रहे हैं इसको। ये देखिए, एक होता है सिर्फ प्रवोक करना, मैंने कुछ बोला उससे कोई प्रवोक हो जाए, ये सिर्फ प्रोवोकेशन नहीं है। इसके पीछे इनकी पूरी एक स्ट्रेटजी है, एक प्लानिंग है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और आइडियोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम है। ये जो लोग मारते आते हैं उन लोगों को उनका नाम वाहवाही होती है, इसके पीछे पूरी एक सुनो क्या प्लान्ड स्ट्रेटजी है जिसके अब्दुल्ला साहब आर्किटेक्ट हैं। शुक्रिया विवेक अग्निहोत्री, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब हैरान कर देने वाला बयान है। मेरे साथ जीडी बख्शी हैं, जनरल बख्शी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला। याना मीर मेरे साथ हैं, ललित अंबरदार हैं, इरफान हाफिज लोन आपको नजर आ रहे हैं और जफर इस्लाम है। मैं बख्शी साहब आपके पास आ रहा हूं, ये क्या सोच क्या है कि जब तक इंसाफ नहीं तब तक टारगेट किलिंग होती रहेगी और उनसे काम छीन रहे हैं, बाहरी आ रहे हैं, बच्चे क्या करें? ये क्या सोच है बख्शी साहब, जनरल बख्शी? देखिए, जो यूएन रेजोल्यूशन ऑन टेररिज्म है वो कहती है कि नो कॉज बट नो कॉज इन द वर्ल्ड जस्टिफाइज द यूज ऑफ टेररिज्म as a tactic, justifies the killing of innocents as a tactic to get whatever end you want. कोई भी आप उसको बड़ा महिमा मंडन करके बताएं कि ये मेरा एम है, और यहां तो साहब ये आपका एम ये है कि मैं 7वीं इन अ टाइम वॉर्प इन द 7th सेंचुरी एडी कश्मीर को ले जाना चाहता हूं, एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहता हूं जहां पे एक हिंदू को जीने का अधिकार नहीं, सबको खदेड़ के बाहर निकाला जाए।
हाँ, पैसे देने वो हमको आ सकते हैं टूरिज्म के लिए, लेकिन अगर वो वहां रहते थे उनको निकाला जाए, अगर वो वापस आना चाहते हैं मार डाला जाए। साहब, आप रह किस सदी में रहे? आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, आप जो है आप मतलब लोगों का जीने का हक छीनना चाहते हैं। आपने 5 से 6 लाख कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर किया, वो आपने एथनिक क्लेंजिंग करी है। इसी क्राइम के लिए स्लोबोदान मिलोसेविक और दूसरे जो नेता हैं युगोस्लाविया में, वो आज तक जेलों के पीछे सड़ रहे हैं। आपने शरेआम एथनिक क्लेंजिंग करवाई है, खुद नहीं करी, करवाई है। और जब वापस भेजने की कोशिश की गई, आपने वहां कत्लो गारत का, वहां पे लाशों के ढेर लगाने की कोशिश की है। टेररिस्टों के कंधों से आप बंदूक चला रहे हैं, ठीक है साहब, टेररिस्टों के कंधों से बंदूक चला रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, पहली बार भारत की सरकार ने भी हैज कॉल्ड अ स्पेड। 370 हटाकर हमने दुनिया को बोल दिया है कि एम्बिग्युइटी खत्म, स्काई इज द लिमिट, माई फुट। कुछ नहीं, कश्मीर भारत का हिस्सा था, है, 10,000 साल भी रहेगा, उससे आगे भी रहेगा, ये क्लियर कर दिया गया है। जब मैं कश्मीर में था सन 2000 से 2005 तक, तो 5,000 से ज्यादा आर्म टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में थे। 5,000, जिसमें से 60% पाकिस्तानी, अफगान या और देशों से आए थे, फॉरेन टेररिस्ट। आज रह गए 150, और वो लुक छिप कर, सॉफ्ट टारगेट्स चुन चुन कर, कभी ग्रेनेड फेंक रहे हैं बेचारे लेबरर्स के ऊपर, कभी दूर दराज इलाके में जाके किसी एक कश्मीरी पंडित भाई को मार डाल रहे हैं और बड़े खुशियां मना रहे हैं। उसके बाद वॉर डांसेस किए जा रहे हैं कि मार दिया, क्या हमने फतेह हासिल करी है। अरे सिरस्वा तुम्हारा फतेह हासिल की है। अब मेरे ख्याल टाइम आ गया है, वी नीड टू गो फॉर ऑपरेशन ऑल आउट विद अ डिटर्मिनेशन, नंबर 1। नंबर 2, वी नीड टू प्रोटेक्ट। कितने कश्मीरी पंडित वैली में हैं? 4-5 हजार। उनके आप 2-2 भी लगा दें आर्म्ड गार्ड, तो वो साहब 5-10 हजार का नंबर नफरी बनती है, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। और नंबर 3, पाकिस्तान जिसके इशारों पे ये सब हो रहा है, हमने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी, हमने जो पुलवामा के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक करी थी, 2-2.5 साल पाकिस्तान चुप रहा, जिसमें हमने 370 हटाया, और आज पूरी वादी में झंडे फहराए जाते हैं। ड्यू रिस्पेक्ट सर, इनका जवाब यह है इक्की दुक्की ड्यू रिस्पेक्ट सर, 370 हटा है, पाकिस्तान नहीं पीछे हटा है। 370 तो हटा है सर, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिगार्ड यू, बट 370 तो हटा है, पाकिस्तान पीछे नहीं हटा। ये जो हाइब्रिड टेरर है, ये जो प्रॉक्सी टेररिज्म चल रहा है, ग्रेनेड आ रहे हैं, यहाँ के बच्चों का इस्तेमाल और उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, वो सारी चीजें जो चल रही हैं। मैं डिबेट में वापस लौट रहा हूँ, इरफान हाफिज लोन, फिर याना आपका, फिर मैं ललित भाई आपके पास आऊंगा। लेकिन इरफान हाफिज लोन, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपका कमेंट नहीं पूरा हो पाया था। ये इंसाफ का मतलब अगर आप समझा दें मेरे को, इंसाफ मतलब क्या है? कि हिंदू यहां से चले जाएं, किराएदार बनकर रहें और इस्लामिक रिपब्लिक हो जाए, ये इंसाफ का मतलब क्या है? इंसाफ मतलब क्या? लोन साहब जी, मैं ये कहता हूं कि वायलेंस कोई विकल्प नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। गांधी जी का जो है अहिंसा, वो सबसे रिजल्ट ओरिएंटेड है। लेकिन इंसाफ का मतलब यह है कि जो भारत सरकार मानती है कि जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा भारत का बना, वो जो हुआ वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से हुआ, जिसे इल्हाक कहते हैं हमें। वो इल्हाक 3 चीजों पे हुआ था, डिफेंस, करेंसी मोटे तौर पे, और विदेश मामला जो अफेयर्स है। उसके बाद उसे मोहर लगी, धारा 370 में जिक्र हुआ कि हिंदुस्तान का जुरिडिक्शन केवल 3 चीजों पे होगा, ठीक। उसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट भी हुआ, और उसके बाद जो हमारा रिश्ता था भारत सरकार के साथ, बहुत सारे लोग उसे भी नहीं मानते थे, कहते थे भाई ये भारत सरकार फिर इसे संयुक्त राष्ट्र में ले गए। लेकिन मेरे जैसे लोग जो हिंदुस्तान के आईन के दायरे में हल ढूंढते थे, वो ये कहते थे कि हमारा रिश्ता जो है भारत सरकार के साथ केवल 3 चीजों पे है। और हम आज भी कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, मंगल सिंह का डाका पड़ा है, और अगर हमें वापस दे देंगे, जिसमें गुंजाइश हमारे संविधान की है, प्रधानमंत्री की है, 370 की है, 35A की है, हिंदुस्तान के दायरे में वो मुमकिन है, संभव है।
हम कहते हैं वो हमारे साथ इंसाफ नहीं। है। इंसाफ ये है कि इरफान हाफिज लोन, ये सब आपको कैसे पता कि ये इसलिए मार रहे जो हैं? आज हमारे ये आतंकी निर्दोष लेबर मारे गए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आतंकियों के पास एक वजह है, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनका हक और हुकूक छीन ले। मैं लोन साहब आपकी बात को समझ रहा हूं, मेरे को बोलने दीजिए ना, मैंने आपको नहीं टोका 1.5 मिनट। लाश दे दो, परिवारों की लाश दे दो, जी उसके लिए इंसाफ चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। क्योंकि आतंकवादियों के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वो बेचारे हालात के मारे उन्होंने हथियार उठा लिया। उनके दर्द को हमको समझना चाहिए कि वो बेचारे क्यों हथियार उठा रहे हैं, वो क्यों मार रहे हैं। उनके दर्द को हम समझे, और जब तक इंसाफ नहीं होगा ये पंडित मारे जाएंगे, हिंदू मारे जाएंगे। ललित अंबरदार, ठीक है, मैं समझ गया। आपको इतना कुछ पता उनके अंदर की बात कि क्यों मार रहे हैं आतंकवादी। इरफान हाफिज लोन एक एक करके बोलेंगे, शांत हो जाइए। अमन जी, मेरे ख्याल से ललित भाई हमको समझना होगा, आतंकियों का भी दर्द हमको समझना होगा कि बेचारे आतंकी हालात के मारे, जो फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं इंसाफ दर्द नहीं समझना आपको। नहीं अमन जी, आपको सिर्फ आतंकियों और दर्द का एहसास नहीं दिलाया जा रहा, आपको जिहादियों का, उनके सरगना, ये जो अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटी बोलते हैं, अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का जो परिवार है, दे ओरिजिनल इस्लामिस्ट ने कश्मीर के, उनकी शिकायत का आपको एहसास दिलाया जा रहा है, उनके इंसाफ का दिलाया जा रहा है। और साथ में जो उनके समर्थक हैं, उनके ऑन ग्राउंड जो आपके चैनल पे बैठे हुए हैं कि भाई हमें इंसाफ दिला दो, हमारी सल्तनत। इन्होंने जितना पूरा व्याख्यान किया ना, पूरा एक्सप्लेन किया, एक शब्द में ये कहते हैं हमारी सल्तनत हमें वापस दिला दो, हमें इस्लामिक रिपब्लिक पूरा बना के दे दो, तब तक हिंदू तुम्हारे मारे जाएंगे। ये आपको धमकी नहीं दे रहे हैं, ये आपको कह रहे हैं कि आप झुको, नहीं तो हिंदू तब तक मारे जाएंगे। मुझे अमन जी इनसे क्या उम्मीद कर सकता हूं मैं? फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने 70 साल से कश्मीर के अंदर एक अपनी छोटा मोटा पाकिस्तान बन गया था सर। 370 और 35A के द्वारा कश्मीर के अंदर पिछले 70 साल से छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा है। दोबारा बता रहा हूं, लेकिन जब आपने 370 और 35 से हटाया 5 अगस्त 2019 को, आपने क्या किया? आपने ये नहीं किया कि कश्मीर जहाद खत्म, कश्मीर की समस्या खत्म, इस्लामाबाद कश्मीर में खत्म, नहीं। आपने एक प्रक्रिया की शुरुआत की जो कश्मीर के अंदर इस्लामो फैशिस्टिक मानसिकता फल फूल रही थी, जिन्हों की 2 नेशन थ्योरी फल फूल रही थी हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर, उसको तोड़ने की एक प्रक्रिया शुरू होती है। 70 साल पुरानी बीमारी है, वक्त लगेगा। लेकिन मेरे दुर्भाग्य है बीजेपी हंगामा करने लगी कि हमने तो कश्मीर का मसला सब खत्म कर दिया। दूसरी बात जो जनरल सर रेफर कर रहे थे, हवाला दे रहे थे उसका, कश्मीर जहाद लाइव है, किकिंग है, उसके सबसे बड़े शिकार कश्मीरी हिंदू, उनका नरसंहार 32 साल पहले शुरू हुआ था आज की सदी में, और अगले अभी तक चल रहा है। सिर्फ जहाद की जो जहाद का रूप है वो 32 साल में बदल गया, हाइब्रिड वॉर बन चुका है। उनको वही दहशत पैदा करनी है जो 32 साल पहले वंदहामा में फारूक अब्दुल्ला की सदाकत में चीफ मिनिस्टर था। कश्मीरी हिंदू का जितना नरसंहार, मास मर्डर्स हुए ना, मैक्सिमम फारूक अब्दुल्ला की, मुझे हैरानगी नहीं हो रही है, फारूक अब्दुल्ला की जब वो चीफ मिनिस्टर थे, वंदहामा में जो कत्लेआम हुआ था, जो उस वक्त दहशत पैदा कर दी थी, वो आज जिस बर्बरता से एक कत्ल कर रहे हैं वही नतीजा ले रहे हैं। क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी ग्रिड किसी हद तक बहुत पुख्ता है, जहां पे उनको मौका मिलता है हिंदू को वो टारगेट करते हैं। और जहां तक मुसलमान का है, मुसलमान को भी मारते हैं, लेकिन इसलिए नहीं मारते क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमान को इसलिए मारते हैं क्योंकि उसको की चोट पर कहना चाहिए ना भाई, हिंदुस्तान के साथ रिश्ता है। सर बहुत हुआ ना सब्र, खोदिए ना आतंकी कब्र, किसने रोका है? ये किस चीज का सम्मान हो रहा है? थोड़ी ना इरफान हाफिज लोन को दर्द होगा आतंकी मरेंगे तो मारो आतंकियों को, घर में घुसकर मारो, खत्म करो। ये वायरस जो है घर में घुसकर मारते हैं ना, नया भारत है, घर में घुसकर मारने की जरूरत है। पंडितों को बचाओ, आतंकियों को उड़ाओ, बात खत्म। बहुत हुआ सब्र, अब खुदनी चाहिए ना आतंकी कब्र। मैं तो उसको लेकर जो अभी जनरल बख्शी ने कहा या विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि ऑपरेशन ऑल आउट या इस तरह की सर्जरी की जरूरत है भैया, वरना तो हिंदू मारे जाएंगे, कहीं तो फुल स्टॉप लगेगा। या ना मैं आपके पास आऊंगा छोटे से ब्रेक। ये कभी बंद नहीं होगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा कभी बंद नहीं होगा। आज तो 370 नहीं है, मेरी क्यों मृत्यु हो रही है? अगर वो बेहतर कर दिया तो फिर पंडित बेचारा मारा नहीं जाता। कहाँ है हालत बेहतर?
तो क्या आतंकवादियों को कवर फायर दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला? क्या आतंकवादियों को भड़काने का काम कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला? क्या कश्मीरी पंडितों की और हिंदुओं की हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, ये कहकर कि इंसाफ नहीं होगा तब तक ये टारगेट किलिंग होती रहेगी? इंसाफ का मतलब क्या है? याना मीर चंदानी है, समझाएंगे हमको। इसके अलावा बहुत बड़ा पैनल है, जीडी बख्शी साहब है, जफर इस्लाम है। और अच्छा, वो तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि याना ये भी तस्वीरें बतानी जरूरी है। ये भी देखिए तस्वीरें, ये भी संभवतः पहली बार कश्मीर में इस तरह से देखने को मिला है। टारगेट किलिंग के बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो ऑफिस है उस पर ही इस तरह से वहां पर पेंट कर दिया गया, वहां पर प्रदर्शन हुआ, इंडिया लिख दिया गया। हुर्रियत, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा दीजिए एक बार, ये वाली तस्वीरें फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये देखिए इंडिया लिखा गया, ये बदलता नया कश्मीर। वहां पर आम लोगों ने भी टारगेट किलिंग का विरोध किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो वहां लिखा बोर्ड है, वहां पर इंडिया, बड़ा बड़ा इंडिया लिख दिया गया। वहां पर जो ऊपर बोर्ड है इसको तोड़कर नीचे गिरा दिया गया। ये जो ऊपर ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस फ्रीडम जो भी लिखा हुआ ऊपर, हुर्रियत के ऑफिस को वहां पर तोड़फोड़ हुई, वहां पर व्हाइट से पूरा रंग दिया गया। ये भी संभवतः पहली बार हुआ है। बोलिए आप याना, इंसाफ मतलब क्या है? देखिए, ये सब दिखाकर आपने यही प्रूव कर दिया ना कि जो जम्मू कश्मीर की आवाम है वो शाना बशाना अपने कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ, और इवन नॉन लोकल जो भाई हैं हमारे, जैसे आपको पता है कल भी एक दो जो उत्तर प्रदेश के जो बेचारे लेबरर्स थे वो सोए थे, उनपे टेररिस्ट ने ग्रेनेड फेंक दिया और वो उन बेचारों की मौत हो गई। तो हम शाना बशाना इनके साथ खड़े हैं। आपको पता होगा शुपियन में जिस दिन पूर्ण कृष्ण भट्ट जी की जिस दिन उनको मारा गया था, शुपियन के लोग कैंडल लाइट लेकर हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे इन किलिंग्स के खिलाफ। तो आप समझ गए होंगे जब जम्मू कश्मीर की आवाम इन किलिंग्स के साथ नहीं है। दूसरी बात, पूर्ण कृष्ण भट्ट जी के घर में गार्ड्स भी तैनात थे। पूर्ण कृष्ण जी जिस एरिया में रहते थे, चौधरीगंज एरिया जो है शुपियन का, वो एक सेफ एरिया माना जाता था। आसपास वहां पे सिक्योरिटी कैंप्स भी थे, सिक्योरिटी फोर्सेस वहां तैनात थी, वो एक सेफ एरिया था। अब आप खुद ही सोचिए कि ऐसी एरिया में सेफ सिक्योर जोन, पिछले हफ्ते हमारे रिश्तेदार घर आए थे, वो कह रहे थे कि शुपियन अब अच्छा हो गया, अब तुम लोग घर आओ हमारे साथ, घर पे वहां पे रहा करो, अब तो बहुत ही बदल गया है शुपियन। वहां के लोग इतने खुश थे कि वहां पे माहौल चेंज हो चुका है। लेकिन अब इसके बावजूद अगर ऐसी किलिंग दिन दहाड़े होती है, आप सोचिए ऐसे क्यों? क्योंकि ये किसी ऐसे इंसान ने ही करवाई होगी ना जिसको पावर होगा कि ऐसी जगह पे, ऐसी सेफ और सिक्योर जगह पे किसी को एम्युनिशन, हथियार दे, किसी को हथियार छुपाने की परमिशन दी गई, किसी से कहा गया कि इस तरह के अटैक्स करो। और जो इंसान सामने आके ऐसे वाहियात स्टेटमेंट दे रहा है मीडिया के सामने आके कि ये किलिंग्स तो चलती रहेंगी, मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्टली आप सोच लो कि शायद वही इसके लिए जिम्मेदार है। और दूसरी चीज, जो यहाँ पे इरफान हफीज लोन साहब कह रहे हैं बार बार की जो नाइंसाफी हुई, उसका भी मैं बता दूं, जो इल्हाक हुआ था वो 3-4 चीजों पे हुआ था जम्मू कश्मीर का इंडिया के साथ। वो 4 चीजें क्या है? डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स और फाइनेंस। ये फाइनेंस तो ये लोग कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। अब फाइनेंस का क्या मतलब है? अगर सेंटर से पैसा आ रहा है जम्मू कश्मीर को, वो फाइनेंस है। अगर उस फाइनेंस का ठीक से हिसाब नहीं दिया जा रहा था 70 सालों से, वो जो फाइनेंस है जो आ रहा था तिजोरियां भरने में जा रहा था, ना कि जम्मू कश्मीर अवाम की खिदमत में जा रहा था, तो जाहिर सी बात है फाइनेंस में यहाँ प्रॉब्लम उठ रही थी, जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन लिया गया। क्यों कोई बार बार पैसे देगा सिर्फ 2 खानदानों की तिजोरियां भरने के लिए, जिस पैसे पे जम्मू कश्मीर की आवाम का हक था, लेकिन उन पैसों के साथ चोरी की गई। और अब ये कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी तो इंडिया के साथ हुई है। जफर इस्लाम बोलेंगे। लोन साहब ऐसे बीच में नहीं, इरफान हाफिज लोन रुक जाइए, बीच में नहीं, एक एक करके। इरफान हाफिज लोन ऐसे नहीं डिबेट करते, रुकिए, एक एक करके। आपकी टर्न आएगी तब बोलेंगे आप। जीडी बख्शी और जफर इस्लाम बोलेंगे। रुकिए, हो गया, समझ गया मैं। जिसका भी याना ने जिक्र किया, अभी 28,400 करोड़ रुपए औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बजट बनाया गया है कश्मीर के लिए। 28,400 करोड़ रुपए का। 890 केंद्रीय कानून वहां पर खत्म कर दिए गए। अभी ये मूवी हॉल भी अभी नया खुला है, तो नॉर्मलसी के खिलाफ हो रहा है। लेकिन जफर भाई, फिर मैं आपके पास आऊंगा, जीडी बख्शी जी, मेजर बख्शी, लेकिन पहले जफर भाई आपसे मेरा सवाल है, अभी तो वोटिंग राइट्स देने की बात हो रही थी इन लोगों को, 25 लाख नए वोट आ जाएंगे, वोटिंग राइट्स बस आना, कोई कहां? अभी तो डर लगता है वहां पर सर। जफर भाई देखिए, अरे लोन साहब, रुकिए, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। जफर इस्लाम, देखिए अमन भाई, ऐसा है कि आपसे सुना बाकी लोगों से कि कश्मीर एक डिस्टर्ब एरिया था, वहां आतंकवाद जो है अपने चरम पे था, उसको खत्म करने का काम हम कर रहे हैं। हम ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि ऐसे जो अभी जो हाइब्रिड आपने बोला आतंकवाद जो हो रहा है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई है, लेकिन हम
जो सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं और एक आम नागरिक को सुकून से रहने का पूरा पूरा जो जैसे बाकी देश में रहते हैं वैसे रहने का जो है संसाधन वहां पैदा करेंगे। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जो अभी आपके पैनल पे जो महिला है याना जी वो कह रही थी, और उसको मैं आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि आप देखिए, जो अभी आदरणीय गृह मंत्री जी जब गए थे यहाँ पर कश्मीर में वादी में जब गए थे, तो उनकी सभा में पहली बार, मैं कह रहा हूँ कि 90 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरी जनता उमड़ के आई। आम जनता थी, कोई सरकारी मुलाजिम नहीं थे, वो एक आम जनता, उनको सुनने के लिए, इसलिए कि आज देश बदल रहा है और लोग जुड़ना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। इसलिए आज आप देख रहे हुर्रियत के उसमें वहां पर पहले कोई हिम्मत नहीं कर सकता था कि उनके गेट के नजदीक जाके कुछ आवाज भी निकाले, आज वहां ये कर रहे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के साथ साथ कुछ उनके सरगना यहाँ पर भी हैं, और उनके जैसा मैंने पहले कहा था कि आर्किटेक्ट पूरा जो है कश्मीर में आतंकवाद का, वो तो फारूक अब्दुल्ला है, उनके परिवार हैं, और उनके जो दूसरी परिवार जो है वहां पर वो मुफ्ती महबूबा जी है कि परिवार है। ये दोनों परिवार ने वहां की जनता को जो है त्राई त्राई करा दिया था। आज जब वहां पर आप जाइए, मैं तो वहां पर काफी दिन रहा इलेक्शन के समय में, जब लोगों से ये पूछता तो रखा था, ठीक तो चल रहा था, घर में नजर बंद कर तो रखा था, जब तक अंदर थे तब तक सही था, ठीक तो था, कम से कम भड़काने का काम तो नहीं होता था। अमन भाई, स्टेटमेंट सुनकर कोई और आतंकवादी कहीं और कोई हमला कर देगा, कह देगा देखिए फारूक साहब कह तो रहे थे कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, ये हो जाएगा, तो भड़का रहे, कल को कहीं और इस तरह के टेरर अटैक होगा और वो कहेंगे देखिए हमारे नेता फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा ना हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, और जब तक इंसाफ नहीं होगा, ये तो भड़काने का काम है। ये अंदर थे सही थे अमन भाई, जब तक नजरबंद थे, हाउस अरेस्ट से सही से सर आपने छोड़ा है। एक बात बताना, अमन भाई एक बात बताना चाहता हूँ, इनकी हैसियत खत्म हो गई है अब कश्मीर में। अब ये इस तरह के जितने भी बयान दें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इनकी जो एक पहले हैसियत थी कि बड़े लीडर होते थे, बड़ा पॉलिटिकल पार्टी होती थी, वहां की जनता ने इनको तस्लीम करना छोड़ दिया है। आप देखिए वहां की महिला है, उन्होंने जिस तरह की बात नहीं पता, लेकिन मनीष कुमार और राम सागर और किशन भट्ट ये जो मारे जा रहे हैं 60 घंटे में, ये 3 लगातार टारगेट किलिंग, जनरल बख्शी, ये हाइब्रिड टेरर इसी को कहते हैं ना, हाइब्रिड टेरर, अगर मैं गलत नहीं हूं सर, जनरल बख्शी। और वो जो कह रहे हैं सर, एक और कमेंट, एक और सवाल आपसे, एक और सवाल, ये जो कहा जा रहा है कि इनके साथ इनके हक और हुकूक मारे गए, इनके साथ नाइंसाफी हुई, इनके भी दर्द को समझना होगा, आतंकियों के दर्द को समझिए भाई, वो बेचारे हालात के मारे, फिर इसलिए वो उन्होंने मारा, वो बच्चे हैं बेचारे। जनरल बख्शी, देखिए साहब, मेरे को जो सबसे ज्यादा दुख होता है इंसानियत के नाते, जब वहां पे बेचारे 2 लेबर मार दिए गए बेकसूर, जब वहां पे कश्मीरी पंडित मारा जाता है, एक अल्फाज मैंने जो है अब्दुल्ला साहब के मुंह से नहीं सुना, फॉर रिग्रेट, फॉर सॉरी, कि साहब वो बेचारों का कोई दुख दर्द बांटने के लिए एक अल्फाज नहीं सुना उनका, जो मारे गए उनकी फैमिलीज के लिए, उनके लिए। इनका रोना केवल टेररिस्टों के लिए है कि बेचारे टेररिस्ट वो जो है उनको तो मारना पड़ेगा ही, वो तो उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, अब उनको पूरा हक है साहब, जिसका मर्जी खोपड़ा उड़ा दे, जिसके मर्जी ऊपर ग्रेनेड फेंक दे, वो तो इंसान थोड़ी ना है, वो तो कोई डंगर हैं, ढोर बकरी हैं, जानवर हैं। उनके रोने पे अब्दुल्ला साहब, उनके मरने पे क्यों आंसू बहाए? एक आंसू मैंने नहीं देखा, एक कम से कम वर्ड ऑफ रिग्रेट मैंने नहीं सुना। दैट इज व्हाट हर्ट्स, कि इंसानियत साहब ऐसी मर गई है कि आप सियासत करते करते इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं वहां पे, कि लोग बेचारे मारे गए, शरीफ 2 बेचारे घरों के चिराग बुझ गए, वो केवल अपनी रोजी रोटी कमाने आए थे, आपकी सड़कें बनाने आए थे साहब। आपको सड़कें पे तो चलने में तो बड़ा अच्छा लगता है साहब। जहां तक ये 370 का बकवास जो बहुत किया जाता है, इसकी जरा इतिहास भी आप सुन लें। अब्दुल्ला साहब, शेख अब्दुल्ला, वो नेहरू जी के पास रोते हुए गए थे कि मेरे को कुछ ऐसा दो, मैं सुल्तान बनना चाहता हूं, सल्तनत चाहता हूं। उन्होंने उनको भेजा था बाबा साहेब अम्बेडकर के पास, जो कि उस वक्त हमारे लॉ मिनिस्टर थे, हमारे संविधान के निर्माता, जिसकी कस्में खाते हैं सारे जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे। उनके पास गए, बड़े ध्यान से उन्होंने शेख अब्दुल्ला को सुना, और फिर मालूम है क्या कहा? आप चाहते हैं
कि भारत आपकी सड़कें बनाए, आपके अस्पताल बनाए, आपके कॉलेज स्कूल बनाए, पुल बनाए, नहर बनाए, और उसके जवाब में भारत के जो नागरिक हैं उनको कोई हक नहीं होगा कश्मीर के अंदर। दिस इज ट्रेचरी, ये गद्दारी है साहब, एंड आई एज द लॉ मिनिस्टर विल नॉट डू इट। उठा के तशरीफ का टोकरा लेके उनको बाहर कर दिया अपने दफ्तर से। अंबेडकर साहब, द फ्रेमर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज जरा सुन लीजिए आप भी ये। उसके बाद फिर वो गए नेहरू जी के पास रोते, तो गोपाल स्वामी आयंगर के पास भेज के बाय द बैक डोर टेम्पररी प्रोविजन, वो टेम्पररी प्रोविजन भारत के अख्तियार में थी, भारत ने हटा ली। क्या रोना क्या है? वहां खुशहाली आ रही है, वहां पे तरक्की आ रही है, वहां पे भारत का झंडा शान से फहर रहा है। और ये जो इक्के दुक्के जो आप कर रहे हैं डेस्परेशन में, ये भी हम खत्म करके दिखा के भारत सरकार ने संयुक्त ये है 370 की कहानी, ट्रेचरी, ये है आप ट्रेचरी इस मुल्क के साथ। कहानी नहीं, टेम्परेरी, उसको खत्म करना जरूरी था और खत्म हो गया है। और जितना आप राग लापते रहें, आप रोते रहें, नहीं आएगा वापस, नहीं आएगा वापस। यू गेट दैट राइट। वो टेम्पररी प्रोविजन थी, वो हटा दी गई है, इट इज गॉन। मैं क्या कह रहा हूं, संविधान पढ़ा है आपने? कह सकते हैं कि कोर्ट हमें क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? ये टेम्पररी प्रोविजन थी, इसको हटा दिया गया है। इसमें क्या आपको डाउट क्या है? इरफान हाफिज लोन, फिर ललित आ रहा हूं, हासिल करके रहेंगे और तब तक ऐसे ही मारते रहेंगे, वरना ऐसा इंसाफ नहीं होगा, तब तक ही मरते रहेंगे, आप ये कह रहे हैं। और बेचारे लेबर मारेंगे आप। इनको थोड़ा क्या कहना चाहते हैं आप? इंसानियत कोई चीज है? नहीं, आतंकी मरते हैं तो आप कहते हैं, आतंकी मरते हैं तब आप ये नहीं कहते कि इंसाफ हो रहा है कश्मीर के साथ? जब आतंकी मारते हैं, कितने मार दिए? मैं एक आंकड़ा लेकर आया था, शायद 600 650 मार चुके हैं हम। आतंकवादी जानू पहुंच चुके हैं जब से ये 2019 से ये 370 हटा है, तब से सेना का रौद्र अवतार 610 के आसपास आतंकवादी जानू पहुंचा दिए हैं। अरे भाई आप मेरी बात से सहमत है। कश्मीर डिस्टर्ब्ड एरिया ऑफिशियली है, यहाँ पर अफसफा है, आर्मड फोर्सेस एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज इन्वोक होता है। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? ये नॉर्मल जगह नहीं है। आप मेरी बात से सहमत हो रहे हैं क्योंकि आप मार रहे हैं कश्मीरी पंडित, आप जैसे लोग भारत सरकार मरवा रहे हैं उनको, मसला भारत लेबर को मरवा रहे हैं। लिया था टेम्परेरी, इसलिए था जम्मू कश्मीर की विधायिका को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तय करना था, और सुप्रीम कोर्ट ने संपत प्रकाश जजमेंट में कहा था ये परमानेंट है। अच्छा चलिए लोन साहब, खत्म करते हैं, चैप्टर नहीं आ रहा वापस, अब बताइए। चलिए अब नहीं आ रहा, अभी जानते हैं ये हसीन सपने आप लोगों के, नहीं आ रहा वापस। अब बताइए आगे क्या? अब नहीं आ रहा ना, अभी जनरल बख्शी ने आपको बता दिया नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकते आप लोग, रोते रहिए, बात खत्म। नहीं आ रहा वापस 370, अब बताइए आगे क्या? इरफान हाफिज लोन, मेरे आराम से बात सुनिए, नहीं आ रहा वापस, क्या कर सकते हैं? चैप्टर क्लोज चैप्टर हो गया, 370 दुकान बंद, खत्म, वो बहाल नहीं हो रहा, तो अब आप क्या करेंगे? आगे क्या? आगे क्या? कब तक रोएंगे बताइए मेरे को। Authority of the Honorable Supreme Court. क्या सुप्रीम How can you say it won't come back? Don't you believe in Supreme Court? नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, चीन पर भरोसा है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं चीन की मदद से लाऊंगा 370। नहीं, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, बड़े सुप्रीम कोर्ट संविधान की चिंता हो रही है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं चीन की मदद से बहाल कराऊंगा 370, और नहीं होगा तो क्या करेंगे? मारेंगे, यही है ना इंसाफ? क्या करेंगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त बताएगा, वो वक्त बताएगा, अम्बेडकर साहब के व्यूज वो वक्त बताएगा। अब वक्त बताएगा ना तो सेना बताएगी कि ये गद्दारी है, उठाएगा, सीधा जहन्नुम जाएगा। 610 को जहन्नुम पहुंचा दिया है 2019 से लेकर 2022 में, यही 3-3.5 सालों के अंदर अंदर। अब वक्त नहीं बताएगा, अब सेना बताएगी। अब समझ लीजिए, सुन लीजिए, ये जितने सिंपैथाइजर हैं, जितने रहनुमा आतंकवादियों के जितने वकील हैं, उनको अब सेना बताएगी। मिटता है, बढ़ता है तो मिटता है, ये जुल्म मिट जाएगा एक दिन। हाँ, जुल्म मिटेगा, आतंकी मरेंगे। 610 मार तो दिए, सारे जन्नूम पहुंचा तो दिए, जो बंदूक उठाएगा सीधे जन्नूम जाएगा। ललित अंबरदार के बाद भी यही होगा। एक मिनट यहाँ आ रहा हूँ, पहले ललित अंबरदार बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ललित अंबरदार, क्या खोल के सुन लो, क्या ये ललित भाई, क्या ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि भैया वो इसलिए मार रहे हैं क्योंकि उनके साथ नाइंसाफी हुई?
ऐसे तो जितनी नाइंसाफी कश्मीरी पंडितों के साथ हुई उन्होंने तो बार-बार कभी नहीं कह रहा हथियार हूं। उठाया। अमन भाई, मैं बार बार यही कह रहा हूं, कश्मीर जहाज एक वहाबी सुन्नी मूवमेंट है, दुनिया भर में जहां पे जहाज के कॉन्फ्लिक्ट है उसका हिस्सा है, कश्मीर में भी वही है। और मैं बार बार बताना चाहूं, इसके सबसे बड़े शिकार कश्मीरी हिंदू रहे हैं, और मुझे लगता है उनका तो इतनी डिबेट हो रही है, उनका तो जिक्र भी नहीं हो रहा है। बेट बकरियां हैं क्या हम? क्या एक स्टैटिस्टिकल फिगर रह गए हम लोग? हिंदुस्तान के अंदर हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर। आपने अभी यूके के अंदर सुना लिसेस्टायर्स में क्या बोला उन्होंने? जहादियों ने, इंग्लिस्तान के जहादियों ने हमने कश्मीर को हिंदुओं से खाली करवाया, इस इलाके को भी इंग्लिस्तान के हिंदू से खाली कराएंगे। आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा कश्मीर के अंदर? और आप समझ रहे हैं वहां पे इलेक्शन करवाए, बूथ सवार हो गया है इनको इलेक्शन वहां पे करवाने का बीजेपी को। जब वहां पे लोग मर रहे हैं, आप समझते हैं कि हालात ठीक हो गए वहां पे? 30 साल आप सुनिए, कश्मीर अफगानिस्तान के अंदर 1980 के दशक में, बिफोर तालिबान वेयर बोर्न, लश्कर तैयबा का इजाद हुआ था, इसने ओसामा बिन लादेन ने किया था कश्मीर के लिए, कश्मीर जहाद के लिए। ये जो वारदातें हो रही है उनकी की हुई है। और 2 दिन पहले जब पूरन जी का हत्या की गई थी तो अल बदर ने उसकी रिस्पांसिबिलिटी ली थी। मैंने चैनल्स पे देखा कोई क्लेम करे थे, अभी ना उनका रिबटल आया, ना ही किसी ने उसको रिट्रैक्ट किया उसको। आप जानते हैं अल बदर क्या है? अल बदर ने अफगानिस्तान में लड़ाई की है। अब अल बदर ने 71 में बंगालियों का पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में कत्लेआम किया है। उनका एजेंडा है हम कश्मीर को लेके, हमारी नजर बाकी हिंदुस्तान में मुसलमानों को आजाद कराने की है। और आप समझ रहे हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का मरना वहां पे लॉ एंड ऑर्डर है? 1 मर गया, 2 मर गया, आप स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हे हिंदू लड़के लड़कियां वहां पे मजबूरी में हैं, कोई वॉलंटरीली नहीं गया वहां पे। इनकी लाश जब होती है ना, मारते हैं वहां पे, इनकी लाश जम्मू में आती है, पलायन के घर जो है वहां पे, वहां इनका दाह संस्कार होता है। और हमारी सरकार क्या करती है वहां पे? जब राहुल भट्ट की शव यात्रा निकल रही थी, लोकल गवर्नेंस, मैं जो कह रहा हूं इस्लामो फैसिस्टिक इकोसिस्टम है वहां पे, उन्होंने उनके लाठी चार्ज किया। 32 साल के बाद भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगा था जब राहुल भट्ट की शव यात्रा श्रीनगर में निकली थी, लेकिन हमारी सरकार ने उनके ऊपर टेयर गैस शेलिंग की। और अभी वो क्या कह रहे हैं? दफ्तर के अंदर राहुल भट्ट बैठा हुआ, मुसलमान भी बैठे हैं, चुन के उसको मारते हैं। क्या राहुल भट्ट जो कातिल है वो कहीं जंगल में रहते हैं? या पूरन के कातिल है जो जंगल में रहते हैं, वो मुसलमानों के घर में रहते हैं? एक पड़ोस से निकलते हैं, कत्ल करते हैं, दूसरे पड़ोस में जाते हैं। आप समझते हैं कि हम लोग ऐसे बेड़ बकरियां हैं, हमको उनके हवाले करना है? इस इलेक्शन करने वाले हो फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है वहां पे, वो लड़ रहे हैं ना इलेक्शन। आप ऑक्सीजन दे रहे हो उनको। नेहरू ने, जिसने पाकिस्तान बना के दिया था शेख अब्दुल्ला को 370 देके, उसने उसी शेख अब्दुल्ला को, उसी दोस्त को 10 साल गद्दारी के इल्जाम पे जेल में रखा था। आप 1 साल भी इनको नहीं टिका सके। 1 साल के बाद उनको चाय पे भी आमंत्रित करते हो। जब भी निकलते हैं वो लोग, मुंह से जहर उगलते हैं और बार बार बताते हैं वो लोग पाकिस्तान से उनका रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है। जब भी वो बोलते हैं रावलपिंडी की आवाज बोलते हैं। कभी आपने सुना जितने पैनल में कश्मीर से आते हैं, चाहे वो पार्टी के हो या लोकल्स हो, वहां पे कभी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने? कभी उन्होंने जहादियों के खिलाफ बोला है? हमारे लिए, हिंदुओं के लिए क्रोकोडाइल टीयर्स बहाते, मगरमच्छ के आंसू बहलाते हैं। उनको पूछो जरा, ये जो कश्मीर से आए हुए हैं, तुम्हारे पड़ोस में तुम 100 घर थे, हिंदू 2 घर थे, तुमने क्या किया उस वक्त 90 में? अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करते जब हिंदू को कत्लेआम हो रहा था वहां पे। और आज कह रहे, मुझे याद आ रहा सरदार पटेल सन 48 में उन्होंने कलकत्ते में बोला था कि ये जो जिन मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने लाखों की तादाद में जिन्ना का समर्थन किया था, 90% लोग यही रह गए। तो उन्होंने तुम्हारा एक दिन के अंदर तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? मैं समझता हूं कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट फयाज है, कश्मीर के अंदर डीएसपी पंडित है, कश्मीर के अंदर राइफलमैन औरंगजेब है, मेरे हीरोज हैं वो। लेकिन ये मत समझिए कि कश्मीर में सब ठीक हो गया। आप आप जान रहे हैं ना, अभी नए 25 लाख के करीब नए वोटर, 76-25 जोड़कर पूरा सब बदल कर क्या होने जा रहा है कश्मीर में? बैन किया है जो ये चीजें बदल रही है ना। हुर्रियत के दफ्तर में तोड़फोड़, हुर्रियत के दफ्तर में तोड़फोड़ श्रीनगर में आज से पहले कब हुई है? क्या चीजें नहीं बदल रही? आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हो 25,000 की नौकरी के लिए। उनको जम्मू में रहने दीजिए, मरने दीजिए उनको जम्मू में अगर मरना है तो। नहीं तो कश्मीर के अंदर एक कैंप पे रह के एक बार उड़वा दीजिए उनको, एक एक करके। वो किसी का बाप है, किसी का बेटा है, कि रजनीवाला किसी की बीवी थी, किसी की मां है। वो सर, मरने का टाइम आतंकवादियों का है। क्यों मरने दे? किस लिए मरने दे? क्यों हिंदू भाइयों को मरने दे? क्यों आप बोल रहे हैं ललित भाई? ऐसा थोड़ी ना है, फॉर ग्रांटेड थोड़ी ना। मरने का टाइम आतंकवादियों का है। मैंने आपको आंकड़ा दिया, 610 जहन्नुम पहुंचा दिए हैं। सेना
सेना वहां ये पर दरिंदे वो लोग, ऑपरेशन सब लोग इनके ऑल आउट पास चला बैठते रही है हैं ना। वो लोग। इनका आतंकियों उनके के साथ मरने रिश्ता पर क्या कहते पूछिए हैं ना कि इनसे। गलत हो रहा है, हिंदू मरते हैं तो कहते हैं इंसाफ हो रहा है। जब आतंकी मरते हैं तभी इनसे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि गलत हो रहा है, सेना टारगेट कर रही है, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। क्योंकि लेकिन जब सरकार हिंदू की मरते गलती है, हैं, अमन जी, कश्मीरी पंडित सरकार मरते हैं ने तो अभी कहते हैं तक इंसाफ औपचारिक नहीं। तौर पे मान्यता नहीं दी तो कि ये इंसाफ हो रहा है। नरसंहार हुआ है और जब तक वो मान्यता जफर नहीं इस्लाम, उसके देंगे, बाद तब तक याना वो मैं आपके मारे पास आऊंगा। जाएंगे। जफर भाई, क्योंकि आपसे मैंने भी ये सवाल पूछा, यही ललित अंबरदार ने सवाल पूछा है। इनको ऑक्सीजन देने का काम आप लोग कर रहे हैं। 1 साल तक ये कितने समय तक अंदर हाउस अरेस्ट थे, कोई बयान नहीं आ रहा था, सब शांति चल रही थी। जब से बाहर आए तब से सब शुरू हो गया है। अमन भाई, ललित अंबरदार जी जो कह रहे हैं उनको भी इस बात का एहसास है और जानते हैं अच्छा से कि कश्मीर बदल रहा है। अभी याना मीर कहीं बाहर से नहीं आई है, उसी कश्मीर की है। ये किसके खिलाफ बोल रही है? आतंकवाद के खिलाफ बोल रही है। लेफ्टिनेंट फैयाज कहीं और से नहीं आए थे, कश्मीर गए थे। इस तरह की बातें जो है गलत है। वहां कश्मीर बदल रहा है, सबसे वहां की अवाम बदल रही है, शिकार है। वहां की अवाम को आप कहते हैं कि हमने चल बहुत के बदला वहां वहां पर पे, राजनीति की कश्मीर जा बदल रहा रही है। थी। तो वो दोनों फारूक अब्दुल्ला पे पार्टियां जो शिकायत कर रहे हो। आप लोग आपने क्यों नहीं बोला? एक को सजा दिलाई आपने। बीजेपी की सरकार ने आज तक कश्मीरी हिंदू के नरसंहार के, मर्डर, मास मर्डर को सजा दिलाई है। मैंने आपकी बात, लेकिन ये मत मुझे सिखाइए कि कश्मीर बदल रहा है। नहीं बदल रहा है कश्मीर। मैं मौत के अब घाट जहां उतार रहा हूं। देखिएगा अफगानिस्तान में क्या हुआ, 10 साल रूसी थे, 20 साल अमेरिकन थे, 30 साल के बाद तालिबान के सामने सजदा कर दिया उन्होंने, और वही वापस एनवायरमेंट में रहने का नहीं, जो आतंक की सोच है उसको, सोच को ही खत्म, जड़ से खत्म कर रहे हैं। हमें आम नागरिक वहां कश्मीरी के बारे में हुर्रियत पे बैन लगाया आपने, अहले हदीस पे बैन लगाया आपने, अहले हदीस पे बैन लगाया आपने, जमात इस्लामी में बैन लगा दिया, उन्होंने अपना बोर्ड हटा के अहले हदीस कर दिया। आज हरियत को लोग आइडियोलॉजी का सर, इलेक्शन से जहाज नहीं लड़े जाते हैं। आपके वही हाल है जब महबूबा मुफ्ती के साथ अलायंस किया, हम लड़ते रहे, अब जस्टिफाई करते रहे, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला हिमालयन ब्लंडर कमिट कर रहे हो। और प्लीज जो करना कीजिए, प्रयोग कीजिए, हिंदुओं को मत यूज करना चाहते। आपका गुस्सा जायज है ललित, लेकिन कम से कम जवाब ले लीजिए। जिनसे पूछ रहे हैं, जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो लीजिए ना कम से कम। फिर याना और जनरल बख्शी आपसे कंक्लूडिंग कमेंट होगा। इन्होंने मुझे बोला है, जफर इस्लाम बोल चुके हैं मुझे। जफर, तो नहीं काम चलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, सिक्के के 2 पहलू हैं। आपने देखा है सिक्का वैसा जिसमें दोनों तरफ खोटे सिक्के थे, आज सिक्का बदल रहा है। आज यहाँ याना वीर जैसी कश्मीरी लड़कियां बोल रही है, आपको कौन कह रहा खोटा सिक्का बदल रहा? तो पूरन की हत्या क्यों होती है, राम और मुकेश की हत्या क्यों हो रही है? मैं समझता हूँ क्योंकि आप सबको सुरक्षा नहीं दे सकते, ये मुमकिन नहीं है। कहाँ ये मुमकिन है? किस मुल्क में ये मुमकिन हो सकता है कि हजारों की तादाद में लोगों को सुरक्षा दो? नहीं हो सकता। अगर आप पहले जिहाद को खत्म कीजिए, जिहादी को खत्म कर दीजिए, जिहादी को जो पनाह देते हैं, रोटी खिलाते हैं, शादी करते हैं, उनको खत्म कीजिए, तब जिहाद खत्म होगा। सुनिए, ऐसी मानसिकता के लोग जो जहादी मानसिकता के हैं, जो लोग देश के खिलाफ है, जो टेररिज्म को, आतंकवाद पे सपोर्ट में है, उनको ही हम जड़ से खत्म कर देंगे। अभी आप जैसे अमन भाई ने कहा, 600 लोगों को क्या करोगे? हमें कोई डर नहीं है। हमें ऐसे लोग जितने याना और जनरल बख्शी, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट पहले जनरल बख्शी, एक मिनट पहले याना, फिर जनरल बख्शी कंक्लूडिंग कमेंट आपसे लूंगा। पहले याना, आप, क्या तरीका सही है या जो ललित भाई तरीका कह रहे हैं कि 610 इनको रिहाई नहीं करना चाहिए था? अब इनके इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं जो और भड़काऊ हैं। ये हाउस अरेस्ट है, तब तक सब सही था। नहीं करना चाहिए था। आप मुझे बताओ अमन, एक चीज मुझे बताओ, आसिया अंद्राबी जस्ट बिकॉज वो गाय को काटती है, ठीक है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करती है, उसको अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। इंजीनियर रशीद जस्ट बिकॉज वो बीफ पार्टी देता है, उसको अंदर रखा हुआ है। लेकिन ये लोग जो खुलेआम इस तरह के वाहियात भड़काऊ स्टेटमेंट्स देते हैं, इनको बाहर खुले में छोड़ दिया है, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला हो। मुझे बताइए यहाँ पे कितने यूथ नेशनलिस्ट हैं, उनको कभी एम्पावर नहीं किया पॉलिटिक्स में। मरकजी सरकार हमेशा इन्हीं को बुलाती है, चाय पे बुलाती है, मीटिंग्स के लिए बुलाती है, इनको एम्पावर करती है। इनको सिक्योरिटी क्यों देके रखी है? आप कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी नहीं देंगे मगर इनको सिक्योरिटी देंगे। कश्मीरी पंडित जब प्रोटेस्ट करते तो जर्नलिस्ट को उनके पास नहीं जाने देते, उनका स्टेटमेंट नहीं लेते, लेकिन इनको खुला छोड़ दिया मीडिया में इस तरह की वाहियात स्टेटमेंट्स देने के लिए। जफर इस्लाम जनरल बख्शी 30 सेकंड परमानेंट सॉल्यूशन बता दीजिए मेरे को। एक मिनट सर, मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन आपका कमेंट बहुत जरूरी है। जनरल बख्शी आप बोलिए सर, परमानेंट सॉल्यूशन बता दीजिए, क्या है इनका? हथियार उठाएंगे, जानूं जाएंगे, सेना क्या करे सर? मैं याना बिटिया से पूरी तरह सहमत हूं। ये सो कॉल्ड सेंट्रिस्ट पार्टीज
शेख फारूक अब्दुल्ला की पार्टी, उमर अब्दुल्ला की पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, जितना नुकसान इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में किया है शायद ही किसी और ने हमारा नुकसान किया हो, और वो भी ये मुखौटा डालकर कि ये बड़ा देश की खिदमत कर रहे हैं, बड़ी देश की। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 बात की एक बात।